हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर है फेडरलिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरलिज्म संघवाद क्या होते हैं, इंडिया में किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी कुछ जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग चैप्टर है उसमें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है, अब श्रीलंका ने क्या है, बेल्जियम ने 1993 में फेडरलिज्म में इसको अडॉप्ट कर लिया, संघवाद को। उससे पहले वहाँ पर फेडरलिज्म नहीं था बेल्जियम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ फ्रेंच और डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उनमें आपस में क्या है, लड़ाई चल रही थी। श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़े हम, तो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका ने प्रेजेंट टाइम में भी आज भी फेडरलिज्म है, इसको क्या है, अडॉप्ट नहीं किया है। श्रीलंका ने फेडरलिज्म में उसको अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन जहाँ के तमिल लीडर्स हैं, तमिल लीडर्स क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पर फेडरलिज्म है वो स्टार्ट हो जाए, उसके लिए वो आंदोलन करते हैं। कई बार वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें अपनी बात है वो रखते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। अब है क्या, सबसे पहले मेन चीज़ फेडरलिज्म है वो है क्या, डेफिनेशन इसकी मेन इंपॉर्टेंट है, परिभाषा। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच टू एंड वेरियस लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल या लेयर्स स्तर की सरकारें होती हैं, ऐसी शासन व्यवस्था है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे संघवाद या फेडरलिज्म। ठीक है, तो संघवाद परिभाषा के रूप में इनको सबसे पहले देख सकते हैं। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम in which power divided between central government and various constituency अथॉरिटी या बॉडीज। संघवाद क्या हुआ, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो पावर है, ठीक है, पावर हो गई सत्ता, शक्ति, रूलिंग करने की पावर किसके हाथ में रहेगी, वो डिवाइड होती है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, और वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती हैं, बॉडीज होती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में तो थर्ड लेयर की गवर्नमेंट मिलती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, स्थानीय शासन व्यवस्था, जो सरपंच, जिला परिषद हैं और नगर पालिका, नगर निगम हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपल कम्युनिटी काउंसिल। यहाँ पर इस तरह की जो पावर है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट लेयर में, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म या संघवाद। ठीक है, तो संघ, ये हिंदी में संघ से बना है संघवाद। ठीक है, संघ हो गया, संघ मतलब फेडरल। संघ होते हैं कि कई छोटे छोटे स्टेट हैं, उनको मिला के कंट्री बनी है। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, 1947 है, उस समय आज़ाद हुए थे। अब उस समय दो तरह से शासन चल रहा था, एक राजाओं के अंडर में था डायरेक्ट, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में। 1947 के बाद पाकिस्तान है वो अलग हो गया, उसके बाद जो बचा बाकी हिस्से, उसमें भी कई ऐसे राजा हैं जो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते थे, वो खुद अपनी कंट्री बनाना चाहते थे। ठीक है, जैसे हैदराबाद के निज़ाम हो गए, गुजरात में जूनागढ़ के नवाब हैं, और जम्मू कश्मीर में ये और भी छोटे छोटे राजा थे, वो चाह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंस कंट्री बनाएंगे और इंडिया में मर्ज नहीं होंगे। तो फिर वहाँ क्या है, छोटे छोटे सभी को मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा इंडिया एक जो उसका क्या है यूनिफिकेशन किया, इंडिया का एकीकरण किया, सभी रियासत हैं उनको मिलाकर। तो संघ मतलब छोटे छोटे राज्यों उनको मिला के एक कंट्री बनी, उसको बोलते हैं हम संघ। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है उसकी विशेषता क्या है, इनको हम ज़्यादा समझेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्या इसकी विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म,
विशेषताएं। अब संघवाद की विशेषताएं क्या रहेंगी, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संघवाद है क्या, वो हमने समझ लिया। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो संघवाद में क्या है, देयर आर 2 and more लेयर ऑफ गवर्नमेंट, 2 and more लेवल्स या लेयर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार होती है, उसके स्तर, ठीक है, उसके 2 या 2 से ज़्यादा, दो में कौन आ गए, सबसे ऊपर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और सब उससे नीचे होगा स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उससे भी नीचे जो स्थानीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, सरपंच के इलेक्शन होते हैं और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अर्बन एरिया है, वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद होती है। ठीक है, म्यूनसिपलिटीज एरिया होती हैं, उनमें ये होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे हम फेडरल कंट्री। यदि वहाँ पर 2 तो कम से कम होनी चाहिए, 3 हैं नहीं है वो बात की बात है, लेकिन 2 लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कंपलसरी है, नहीं है तो फिर उसको फेडरल कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे चाइना फेडरल कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है फेडरल कंट्री, क्योंकि वहाँ 1 लेयर की गवर्नमेंट है। स्टेट है, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी है, स्टेट को डिवाइड किया है, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। सेकेंड फीचर्स है इसमें जो फेडरलिज्म है, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन क्या है, अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अधिकार क्षेत्र, अधिकार से बना है अधिकार क्षेत्र कि उस लेवल या लेयर ऑफ गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनका खुद का अपना एक अधिकार होता है। अधिकार मतलब वहाँ उनके ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कंट्री एक ही है, ठीक है, पीपल भी एक ही हैं, सिटीजनशिप है केवल स्टेट को नहीं मिलती इंडिया में, केवल कंट्री के नाम से होती है। ठीक है, भारत के नागरिक हैं तो पीपल वही हैं, एरिया वही है, लेकिन अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें उनकी अलग अलग अथॉरिटी है, अधिकार क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट उन पे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंटर के जो इशू हैं उन पे काम करेगी। तो ये हर किसी का जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग है, डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, गांव में सड़क बनवानी है, नाली बनवानी है, तो उसमें ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है क्या जो गाँव की नाली है उनकी समस्या है उनको सुने। तो इसके लिए कौन है उनके जुरिडिक्शन में, सरपंच हैं वो हैं, म्यूनसिपलिटीज एरिया हैं वहाँ पर जो मेयर हैं वो काम करेंगे, ये तो उनका ही अधिकार क्षेत्र है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के जो कोई इश्यू हैं पुलिस से लेकर, ठीक है, उनको कौन करेगा, स्टेट के सीएम है। तो हर किसी का फॉरेन यदि डिफेंस से रिलेटेड इश्यू है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये अलग अलग जुरिडिक्शन है, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इसकी सेकंड फीचर से विशेषता है फेडरल गवर्नमेंट की कि अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, वो अपनी अपनी एक सीमाएं लिमिट है उसमें ही केवल काम करें, उससे बाहर निकल के काम नहीं करें। थर्ड जो फीचर्स है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान हमारा गारंटी देता है, किसकी गारंटी देता है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथोरिटी है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो संविधान इसीलिए लिखा गया है कि कानून है उनके अनुसार काम। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटी फॉर प्रोटेक्ट जुरिडिक्शन। जो अधिकार क्षेत्र हैं उनकी गारंटी देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान हमें क्या देगा, गारंटी देता है, गारंटी कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं वहाँ पर सीमित रहें, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र उसमें इंटरफेयर नहीं करें।
ठीक है। अब जैसे हमारे घर बने रहते हैं, अब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे घर में घुस जाएं, ठीक है, किसी दूसरे घर में इंटरफेयर करने लग जाएं, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है और उसमें चले गए सरपंच बनने, ठीक है, और वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं वहाँ, तो फिर क्या करेंगे, वो घर वाले भगा देंगे जिस घर में गए हो। तो सेम ऐसा ही होता है किसमें, ये अपने जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें सभी के काम अलग अलग लिखे हैं कि प्रधानमंत्री का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, गवर्नर है उसका क्या काम है, हर किसी के, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या काम है। उनको यदि कोई आपस में इंटरफेयर कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी गारंटी देता है, उसमें लिखे हुए हैं, कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो 3 इसकी फीचर्स हो गई। 4th है, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको एक लेवल पे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे लिख देते हैं 4th, द फंडामेंटल provision cannot be changed in one level of government। अब इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल प्रोविजन, इनको बोलते हैं मूल प्रावधान या मौलिक प्रावधान, ठीक है, मौलिक प्रावधान। मौलिक प्रावधान क्या हो गए, बेसिक, जो हमारा संविधान है उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या लिखी गई हैं, उन बेसिक चीज़ें उनको अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा चेंज करने का कुछ रहता ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको अकेले चेंज नहीं कर सकती। अब सेंटर में किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से कानून बनाने लग जाए, भले ही उसकी मेजोरिटी हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसके क्या हैं, MP हो, राज्यसभा या लोकसभा दोनों के अंदर, प्रेसिडेंट है वो तो साइन कर देते हैं लास्ट में कोई भी बिल आता है। अब अकेले लेवल पे गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए स्टेट्स हैं उनकी भी क्या लेनी पड़ती है, उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है, उनकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, अदरवाइज उसमें चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर हैं, गवर्नर के क्या पावर हैं, ये सारे, और सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर हैं, ये क्या है, फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले दम पे चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और सब चेंज ही कर दिया तो फिर संविधान बचा ही नहीं, जो बनाया था जो संविधान। तो संविधान बदलना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि संविधान में चेंज करना, कुछ भी अपनी इच्छा हुई अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, जो इच्छा आई, ठीक है। पार्टी तो क्या अपने फेवर की पॉलिसी बनाती है, अब पार्टी अपने फेवर की पॉलिसी बनाई, अपने कार्यकर्ताओं खुशी के लिए कोई स्कीम ला दी कि सभी को लिए घर दे देंगे फ्री में, ठीक है, गवर्नमेंट की एक स्कीम भी चल रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसमें कुछ प्रोविज़न है, और भी कई स्कीमें, ठीक है, 4 व्हीलर दे देंगे सभी के लिए इंडिया में, ऐसे नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म उसको ख़त्म कर दें, दूसरे धर्म में उनको पूजा या जो उनकी सिस्टम है पूजा करने के या मानने के, फॉलो करने के, उनको मना कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको एबोलिश कर दें, ख़त्म कर दें, नहीं हो सकता है ऐसा, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हैं उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना इतना आसान नहीं है। ये फंडामेंटल प्रोविजन है, ये फेडरलिज्म की 4 विशेषताएं। जहाँ यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम मतलब एक ही लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, जो संविधान लिख गया उसके हिसाब से चलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे चाइना, एक पार्टी है वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो इच्छा होती है ऐसे कानून बना देती है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं इतने ज़्यादा इंडिया की तरह नहीं है, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन करते हैं उनको सख्ती से पेश आते हैं, ठीक है। तो इंडिया की तरह आज़ादी नहीं है चाइना में। अब हम इंडिया में रह के क्या है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई कि हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को गाली देने लग जाएंगे, मुख्यमंत्री उनको गाली देने लग जाएंगे, दूसरे धर्म वाले हैं उनको गाली देने लग जाएंगे। तो ये इंडिया में ही है ऐसा फ्रीडम, बाकी यहाँ पे एक बार चाइना है, वहाँ जाके देखो कि वहाँ क्या हालत है, ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ की जो थियानमेन चौक है चाइना में, बीजिंग कैपिटल में, वहाँ प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम में चेंज करना है।
गवर्नमेंट ने टैंक लगा दी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, 1 लाख स्टूडेंट हैं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद चाइना में स्टूडेंट उनकी हिम्मत ही नहीं होती है, ठीक है। इंडिया में तुम देखो कि वहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, कभी भी क्लास हैं उनको बंद करवा देते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं उनके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो ये इंडिया में चलता है, बाकी जो यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5th जो विशेषता है या फीचर्स, 5वीं विशेषता फेडरलिज्म की, कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन and solve dispute between different levels of government। अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में इसकी 8 ब्रांच। उससे नीचे हो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ज़्यादातर अपने अपने स्टेट हैं उनके अपने हाई कोर्ट हैं। और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय। अभी कोर्ट पहनने वाले कोर्ट नहीं है, ठीक। ये हो गया न्यायालय होते हैं जहाँ जज बैठते हैं, फैसले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे स्टेट होती हैं, कुछ 2-3 स्टेट हैं उनको मिला के उनके एक अपना कोर्ट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उनका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स हैं उनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उससे नीचे भी जो सेशन कोर्ट होते हैं। अब कोर्ट के पास जिम्मेदारी है, न्यायालय के पास, न्यायपालिका बोलते हैं जिसको हम, जुडिशरी, उसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, कि वो संविधान को बचाए, ठीक है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की। न्यायालय की, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हैं, कार्यपालिका और विधायिका पार्टी हैं, वो अपने फेवर की पॉलिसी बनाएंगी। जो वोटर हैं जिससे उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो संविधान में क्या है उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते। लेकिन यदि कोई कानून बना दिया उन्होंने, ठीक है, बिना सोचे समझे या जानबूझकर बना दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, और स्टेट के कानून है तो हाई कोर्ट रोक देगा। हाई कोर्ट के बाद फिर अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक, लेकिन उसकी भी एक लिमिट सेट की है, यानी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लग जाएं। कानून बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? लेजिस्लेटिव है, उनकी है, विधायिका की। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। और डिफरेंट लेवल पे क्या है, लड़ाई हो गई, अब सेंटर में किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, आपस में लड़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लगाई, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, कि बनानी नहीं है, हमें पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे दो, ज़्यादा फॉलो नहीं होने देंगे इससे। तो अब उसमें डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो गया तो क्या करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे। कैसे रोकेंगे इसको? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, स्टेट का मामला 2 स्टेट के बीच में है तो हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट में डिसीजन देगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है। इससे ऊपर अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। लेकिन रियल पावर इंडिया में किसके पास रहती है? प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। तो हर किसी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो डिवाइड किए गए। एक व्यक्ति के हाथ में, मोनार्की की तरह ऐसा नहीं है कि राजा है वही सब कुछ फैसले लेगा, ठीक है। बाहुबली मूवी की तरह शिवगामी देवी क्या कह रही थी? बच्चन ही उसके शासन है, जो वो कह दिया वो सही है गलत है वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। फ्रांस का लुई 16 राजा था, क्या कहता था? मैं ही कानून हूँ, आई एम द लॉ, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है। कानून की किताब में क्या लिखे हैं ये बाद में देखा जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए फिर मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का। फेडरलिज्म में भी यही काम किया जाता है। अलग अलग लेयर की गवर्नमेंट है, उनमें क्या है, उनको अलग अलग पावर दी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जिम्मेदारी कोर्ट को दे दी। क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को नहीं दी, क्योंकि उसके वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, वो एमएलए एमपी होंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसको बाईपास करके क्रॉस करके रूल बनाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए कोर्ट्स है वो बचाता है। 2 लेयर की गवर्नमेंट में 2 स्टेट यहाँ आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, कई तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी है, उसके पानी के लेके लड़ाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देता है, उनको रोकता है, पहले हाई कोर्ट में अपील होती, केस करते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, हाई कोर्ट का नहीं मानते हैं तो ये ऐसे विवाद हो जाते हैं, कई इश्यू होते हैं, पानी हो गए, एरिया को लेकर, ठीक है, कुछ एक एरिया है डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए महाराष्ट्र में और तेलंगाना है उसमें लड़ाई चल रही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद चल रहे हैं कुछ एरिया को लेकर, तो इनके विवाद हैं, उनको सोल्व कौन करता है, कोर्ट करेगा, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है कि ऐसे मामले होंगे, क्योंकि सेंटर में जिसकी अब जैसे स्टेट में उस पार्टी गवर्नमेंट है और उसमें ही सेंटर की भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो तो अपनी पार्टी को बचाएगी, अपनी पार्टी का सीएम है उसका फेवर करेगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बचा, फिर तो पार्टी की गवर्नमेंट हो गई, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको एक कोर्ट है, कोर्ट किसी पार्टी के जो जज होते हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते, ठीक है, वो वकील बन के उसकी एक प्रोसेसिंग है आगे बढ़ने की, ठीक है, हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह से बनते हैं, और वो फैसले देते हैं, और वो भी मनमर्जी से फैसले नहीं देते, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आईपीसी जो बुक है, ठीक है, जो दंड संहिता है भारत की, उसको फॉलो करते हुए डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है 5 हो गए, 6 हो गया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज देयर ऑन रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व, रेवेन्यू बोलते हैं राजस्व, राजस्व मतलब पैसा, ठीक है, या पैसा, धन, मनी, ये राजस्व का मतलब होता है। तो हर लेयर की गवर्नमेंट है, उसके अपने जो सोर्स हैं रेवेन्यू के वो अलग अलग हैं, ठीक है, रेवेन्यू सोर्स या सिस्टम, ठीक है, सोर्स हैं वो अलग अलग होंगे। इनकम टैक्स है, कंपनियों का जो टैक्स है वो किसके पास जाएगा, स्टेट के रोड हैं उनका जो टोल टैक्स है वो किसके पास जाएगा, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो गाँव में मेले लगते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के चारागाह होते हैं उनका पैसा किसके पास जाएगा, हर किसी का जो डिफाइन किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग ये फेडरलिज्म है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे गवर्नमेंट चलाना, देश चलाना पॉसिबल नहीं है। सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, कहीं फैक्ट्री बनानी है गवर्नमेंट सेक्टर की, रोड बनाने हैं, ठीक है, और भी हॉस्पिटल बनाने हैं गवर्नमेंट के, एक तो प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, तो प्राइवेट में तो बिजनेसमैन है वो खुद बना देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है उसके एम्प्लॉय होते हैं, उनको सैलरी कहाँ से देंगे, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के सोर्स होंगे, पहले हर किसी के अलग अलग सोर्स हैं, वो डिफाइन किए हैं कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये पैसा आएगा देश कंट्री के अंदर वो किसके, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और फिर कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर स्टेट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है और अपने आप ही खर्च कर लेती है, ठीक है, कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है और खुद अपने पास ही रखती है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके पास इतने ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्स लिमिटेड सोर्स हैं, ठीक है, जो मेले लगते हैं, दुकान लगती है, गाँव में चुंगी लगी होती हैं, जो चुंगी बोलते हैं टोल टैक्स को गाँव की, उनको जो पैसा आता है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास आता है, नगर पालिका में, ठीक। अब इनके जो सोर्स हैं वो अलग अलग हैं और बिना पैसे गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए रेवेन्यू के भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन लिखे गए हैं। ये भी फेडरलिज्म को फॉलो करने वाला एक सिस्टम है। 7th जो पॉइंट है वो इसके फीचर्स को कंबाइंड करके बताया गया है कि इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके, फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, ठीक है, इसका सब पॉइंट है, फर्स्ट इसमें क्या करता है कि ये जो कंट्री है उसकी यूनिटी को मेंटेन करता है, मेंटेन यूनिटी ऑफ कंट्री। अब इंडिया का एग्जांपल देख लेते हैं, फेडरलिज्म है इंडिया में मेंटेन यूनिटी
मतलब एकता है उसको बनाए रखने का काम करता है। जो यूनिटी है इंडिया में, अब इंडिया में इतने कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी है, और या तो फिर अलग अलग देश बनते, जैसे 1947 में हैदराबाद अलग कह रहा था, ठीक है मैं अलग देश बनाऊँ, जम्मू कश्मीर अलग, जूनागढ़, ये तो 3 बड़े राज्य थे। आगे और भी बहुत छोटे छोटे राजा थे, वो भी कह रहे थे इंडिया में मर्ज नहीं होना है, हमें अलग ही देश बनाना है, ठीक है। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके प्रयास से केवल 3 बड़ी रियासत बची थी, बाकी तो सारे मान गए थे इंडिया में साथ रहने के लिए। बाकी इनको भी धीरे धीरे अपने तरीके से इनको क्या कर लिया, मिला लिया। कश्मीर का थोड़ा मामला उलझ गया, वो आज भी चला हुआ है। तो देश की एकता बनाए रखी जाती है किसके द्वारा, फेडरलिज्म के द्वारा। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लो, फेडरलिज्म में फॉलो नहीं किया, तमिल वाले हैं वो अपने आप को अलग समझने लगे, कहने लगे देश बनाना है अलग, श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं है। तो ये समस्याएं होने लगी, इससे यूनिटी, देश की एकता बनी रहती है। अब साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल अलग कल्चर है। अब फेडरलिज्म उनको कुछ पावर दे दी, उनको स्टेट है, उनको सीएम है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करती है उनके जो इंटरनल मैटर हैं उसमें। अब क्या होगा, उससे उनको लगता है कि हम भी एक भारत देश के क्या हैं, सिटीजन हैं, और हमें भी डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, तो यूनिटी मेंटेन रहेगी, देश के लिए लड़ेंगे वो, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी जब देश को तो वो आगे बढ़ के आएंगे। और सेकंड क्या हो गई, सेकंड ये हो गई कि डाइवर्सिटी है, इंडिया की डाइवर्सिटी है, विविधता, वो भी मेंटेन होती है, मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, इसको बोलते हैं विविधता। विविधता मतलब जो अलग अलग प्रकार की सोशल, कल्चर, रिलीजन, ठीक है, जो भाषाएं हैं, संस्कृति है, उसके हिसाब से देश है वो बटा हुआ है, वो एक जगह एक कंट्री के रूप में रह सकें। अब ये डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम ब्रिटेन हो गए, यूरोप के देश हैं, उनमें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उनमें एक जैसा कल्चर, एक जैसे लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे कंट्री बनी है। इंडिया में क्या है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज हैं और वो पूरे एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ ये कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन, ठीक है, उनको मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 2 इसके क्या हो गए, रीजन हो गए। तो ये 7 पॉइंट है, क्वेश्चन आते हैं तो 7 के साथ, ऐसा नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट लिख के ख़त्म कर दिए। 7 नंबर के सारे क्वेश्चन वो हैं पॉइंट, वो लिखने और थोड़ा ब्रीफ कर देना है, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2 तरह के फेडरलिज्म होते हैं, ठीक। वर्ल्ड में यदि एग्जांपल देखें हम किन किन देशों में किस तरह का फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म भी 2 टाइप्स का है। कई देश तो ऐसे हैं वहाँ फेडरलिज्म है ही नहीं, जैसे चाइना, फेडरलिज्म ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इंडिया में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यहाँ फेडरलिज्म है, ब्रिटेन यहाँ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म भी 2 टाइप्स का होता है, एक हो गया कमिंग टुगेदर, और एक हो गया होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इनको साथ आकर, संग बनाना, और इधर हो गया होल्डिंग टुगेदर हो गया जबरदस्ती या फोर्सफुली संग बनाना। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है, ठीक, कमिंग टुगेदर का मतलब है कि अपनी इच्छा से जो स्टेट्स हैं वो अपनी इच्छा से आए और उन्होंने कंट्री बनाए, जैसे अमेरिका, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। अमेरिका क्या है, जब वो आज़ाद हुआ था 76 में ब्रिटेन से, ठीक है, अमेरिका को गुलाम बना लिया था ब्रिटेन ने, इतना पावरफुल कंट्री है, उसके बाद भी यहाँ भी वही लोग रहने वाले थे। इंडिया है वो तो बहुत बाद में आज़ाद हुआ। यहाँ जब ये अमेरिका है, यूएसए इसके एग्जाम्पल हैं। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो यहाँ 13 स्टेट थे पहले शुरू में, अब तो 51 के आसपास स्टेट हैं, ठीक। अब ये स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा अकेले अकेले रहेंगे, ब्रिटेन दोबारा से गुलाम बना लेगा, इसलिए एक मिलके और क्या बना लो, कंट्री बना लो। इसलिए यूएसए का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड, ठीक है, संयुक्त, उनको जॉइंट करके बनाए किनको, स्टेट्स को। स्टेट्स राज्य हो गए अमेरिका के, ठीक है, पूरा यूएसए का पूरा अमेरिका बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यूएसए या अमेरिका बोलते हैं तो यूएसए को बोलते हैं। तो यूनाइटेड है, एक है स्टेट्स, तब जाके बना है यूएसए, अमेरिका। ऐसे ही जो कमिंग टुगेदर हैं उसके एग्जांपल हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भी यही कंडीशन है, वो भी ब्रिटेन के अंडर में था, ठीक है, डोमिनियन स्टेट था। ऑस्ट्रेलिया इस क्रिकेट टीम है, ठीक है, कॉन्टिनेंट भी है। और स्विट्जरलैंड ये यूरोप में है, स्विट्जरलैंड टूरिस्ट प्लेस है। ये है कमिंग टुगेदर, अपनी इच्छा से आए और स्टेट से उन्होंने कहा कंट्री बना लेते हैं हम, नहीं तो बिखरे रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर, ज़बरदस्ती संघ बना दिए। अब इसके एग्जाम्पल सुन लो, इंडिया, स्पेन यूरोप में, और बेल्जियम। बेल्जियम की पावर शेयरिंग है, उसमें हम पढ़ चुके हैं, यूरोप में है दोनों। इंडिया से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ, 562 रियासत थी, छोटे छोटे स्टेट्स, और अंग्रेज़ों के वो राज्य भी थे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के मुंबई बोलते थे, यूपी को बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को मिला के बोलते थे चेन्नई, मद्रास, ठीक है, फिर उसके दो टुकड़े कर दिए। तेलंगाना नहीं था उस समय, हैदराबाद के अंडर में था। तो ऐसे स्टेट बटे हुए थे। बिहार है, वो बिहार था, ठीक है, बंगाल है, उड़ीसा, ये भी थे स्टेट। राजस्थान है, वो राजाओं के अंडर में था, जयपुर के राजा, जोधपुर के, उदयपुर के, जैसलमेर, ऐसे राजा उनके अंडर में था पूरा। फिर यूनाइटेड किया राजस्थान को मत्स्य संघ बना के। अब तो ये है ज़बरदस्ती होल्डिंग टुगेदर। ज़बरदस्ती इसलिए है क्योंकि होल्डिंग टुगेदर को पकड़ के रखा हुआ है, और शुरू में भी पकड़ के संघ बनाया था इनको। यदि पकड़ के नहीं रखते इनको तो ये अलग अलग देश बना रहे थे। हैदराबाद कह रहा था अलग देश बनाना है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में, जब तो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में कह रहा था कि मुझे अलग कंट्री बनना है, पाकिस्तान के साथ रहूँगा। पाकिस्तान एक उधर, एक साउथ इंडिया में, नया पाकिस्तान बन जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, उससे निज़ाम है, उससे पहले तो बहुत समझाया उसको कि मान जाओ, ठीक है, इंडिया में रह लो, इतनी आज़ादी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, इंडिया में जितनी आज़ादी दे रहे हैं। हैदराबाद में मना कर दिया, कह रहा मैं कांग्रेस के डेमोक्रेटिक लीडर उनसे बात ही नहीं करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहा है हमारी, ठीक है। उसने पुलिस को ऑर्डर दिया, कह सुधार दो उसको, निज़ाम को, ठीक है, हम देख लेंगे बाद में क्या करता है। पुलिस घुस गई कहाँ पर, हैदराबाद में, और निज़ाम में उसने सरेंडर कर दिया। ऐसे तैयारी थी उसकी लड़ने की, लेकिन लास्ट में फिर वो पाकिस्तान भाग गया। तो ऐसे लोग हैं, उनके लिए एक ही कंट्री बची है, वो है पाकिस्तान। आज भी आतंकवादियों की क्या है, पनाहगार, ठीक है, शरण देने वाली कंट्री बनी हुई है पाकिस्तान। तो इंडिया है, वो अलग अलग देश बनाए। जम्मू कश्मीर का राजा है, वो कह रहा था नहीं, वो जिन्ना है, उसने बहका दिया था उसको, ठीक है, एक नया देश हमारे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है तुझे। जब बाद में पाकिस्तान से वो आतंकवादी और वहाँ की पाकिस्तानी सेना घुसी, तब वो भाग के आए, तब कहा कि इंडिया में मिला लो, तब तक बहुत देर हो गई। वो आज भी इश्यू बना हुआ है। तो ये इतने सारे देश बन रहे थे, 562, कह रहे थे हमें देश बनना है सभी को इंडिया में। अब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये सोच रहे थे कि इसीलिए हमने इतना फ्रीडम स्ट्रगल किया, ठीक है। 562 मतलब देश बड़ी मुश्किल से बनाई, तो पाकिस्तान टूट के चला गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बचे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें अपने देश बनाने। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने कमान संभाली, और 3 स्टेट हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, गुजरात का, और जम्मू कश्मीर, 3 को छोड़कर सभी हैं 15 अगस्त 1947 तक सारे मर्ज हो गए इंडिया में। 3 है, उनको अपने तरीके से फिर बाद में हैंडल किया। तो होल्डिंग टुगेदर है। इंडिया में भी आज भी स्टेट्स हैं, जो आर्मी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक, पावर ज़्यादा दे रखी है। यदि इनको स्टेट्स हैं, इनको ज़्यादा पावर दे दो, फिर अपनी कंट्री बनाने लग जाएं, फिर पाकिस्तान से संपर्क साधने लग जाएं। चाइना से, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, वो चाइना से कॉन्टैक्ट कर लें, कह लें मिला लो हमें, डेवलपमेंट तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब तो इसलिए इंडिया में होल्डिंग टुगेदर। सेम यही हालत स्पेन में है, और यही हालत बेल्जियम में है। नेक्स्ट है व्हाट्स मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, या भारत में संघवाद कैसे काम कर रहा है। भारत में संघवाद, भारत में संघवाद, व्हाट्स मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब इंडिया में किस तरह से काम कर रहा है संघवाद,
इसके लिए क्या किया है, इसके लिए संविधान में लिस्ट है, सूची, उनमें कुछ कानून हैं, वो जो इश्यू हैं उनको लिखा गया है कि इस पे कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, और इस पे दोनों बना सकते हैं, और जो बच गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो उनको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। पहली है संघ सूची, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट हिंदी में बोलते हैं इनको संघ सूची। संघ मतलब केंद्र, इस पे केवल केंद्र है वो कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ ऑफ दीज लिस्ट या दीज इश्यू। अब इसमें आते कौन से हैं, ऐसे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंस हैं, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, स्टेट से उनको नहीं दे सकते, जैसे कि करेंसी। अब करेंसी है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट को दे दें करेंसी, नोट बनाने की मशीन हर स्टेट को दे दी मुख्यमंत्री को। अब पार्टी किसी दूसरे की है, ठीक है, और उन्होंने छाप ली दूसरी पार्टी के, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री को हराने के लिए बहुत सारे नोट छाप लिए, उस स्टेट में आए, उनको फिर वो चाहिए, जैसे सेंटर में किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, स्टेट में उनके अलग ही करेंसी चल रही है, जैसे दूसरे देश में नेपाल में अलग पैसे चलते हैं, पाकिस्तान में अलग पैसे। अब उस स्टेट के सीएम से प्रधानमंत्री है वो मांगेगा कि पैसे दे दो, ठीक है, तो वो देगा ही नहीं, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अपने अपनी करेंसी बना लेंगे, ठीक है, पैसा अपने पास रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंडिया के जो सिस्टम है फाइनेंस सिस्टम उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट, नोट है इंडिया का जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु केरल तक, और उधर मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात राजस्थान तक एक ही गांधी वाला नोट है, ठीक है। पाकिस्तान में जिन्ना चलता है, चाइना की अलग करेंसी है, स्टेट की करेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसी है। रेलवे, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। रेल हैं, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो जम्मू कश्मीर चलती हैं और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उधर नॉर्थ ईस्ट से और गुजरात इधर चलती हैं, ट्रेन दिन रात चलती रहती है, ठीक है। तो ट्रेन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट पास होती वो दूसरे राज्य में भेजता नहीं कि अपने अपने बाउंड्री के अंदर चलेंगी, ठीक है। और किसी दूसरे राज्य की ट्रेन है, जैसे बस जा रही है तो उसको अंदर आने नहीं देता, मना कर देता है, ट्रेन चलेगी नहीं। अब यात्री हैं वो ट्रेन में चल रहे हैं और रात को बज गए 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और दूसरे स्टेट के बॉर्डर पे वहाँ की पुलिस लगी हुई है, उसने मना कर दिया, ठीक है, कि घुसने नहीं देंगे इस ट्रेन को। कितनी ज़्यादा समस्या होती, इसलिए रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली और दिन रात चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे की खुद की पुलिस होती है, उसकी सिक्योरिटी अपने एक सिस्टम होता है, अपने एम्प्लॉय होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, उसकी एक टेरिटरी होती है, एरिया है, उसमें होके वो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, ट्रैक होता है, वो बिछाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें मना नहीं कर सकती, ठीक है। वो ज़मीन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है कि हमें यहाँ होके ट्रेन बनानी और ज़मीन चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें ऐसा नहीं मिलेगी, मना कर दे कि मुझे तो चलानी नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ट्रेन चलाई और उसने एक नया ट्रैक बनाना है, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि कोई से भी राज्य हैं उसने मना कर दिया, जैसे तमिलनाडु हो गया, उसने मना कर दिया कि हमारे राज्य में होके ये ट्रेन चलेगी नहीं, ना हम ट्रैक बनने देंगे, तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट जा रही है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कितनी ट्रेन चलानी है, कहाँ बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री है वो डिसीजन लेती है। डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब सेना दे देते स्टेट गवर्नमेंट के पास, सीधे पाकिस्तान से दोस्ती कर लेते, चाइना से दोस्ती कर लेते, प्रधानमंत्री को ही मरवा देते, ठीक है। तो इसलिए जो डिफेंस है, आर्मी है, वो स्टेट के पास नहीं दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में रखी है। अब एयरफोर्स दे देते किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, दे दिया तमिलनाडु को। अब तमिलनाडु का तो मेन दुश्मन कौन है, श्रीलंका, क्योंकि वहाँ तमिल लोग परेशान करते हैं, ले चल देते वो अपनी नेवी और एयरफोर्स को लेके और श्रीलंका पे धावा बोल देते, श्रीलंका को तहस नहस करके और आ जाते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस वाले इश्यू हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पास होगी, किसी देश के साथ लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, किसी भी देश के साथ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। स्टेट ऐसा नहीं है कि मना कर दे कि हम तो सेना को जाने ही नहीं देंगे। अब जैसे बॉर्डर के स्टेट हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हो गई, 1971 में हुई थी, ठीक है, फिर कारगिल वार हुआ था। अब उस स्टेट के सीएम है वो मना ही कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम अपने राज्य में होके सेना है उसको जाने नहीं देंगे, रोक देंगे, उसके सेना के ट्रक रोक दिए उसके बॉर्डर पे, राजस्थान, गुजरात या पंजाब बॉर्डर पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मुख्यमंत्री को छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है वो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन करेगा और उसके बाद फिर उस पर केस चलेगा कि तुमने ये ऐसी हिम्मत कैसे की, ठीक है। तो हर किसी को
बड़े बड़े जो दादा हैं उनको सुधारने के तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो बोले प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, कोई भी हो। करेंसी हो गई, डिफेंस हो गई, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग करेंसी एक ही मिलते जुलते हैं। बैंक हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या ग्रामीण बैंक होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट मेन इनको फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। जैसे आरबीआई हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी पॉलिसी सारे बैंक जो बैंक हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये ज़्यादातर मेन कम्युनिकेशन हो गए, टेलीफोन हो गए, इंटरनेट, जो ये इशू हैं कम्युनिकेशन, ये किसके अंदर आएंगे, संचार, ठीक है, संचार कम्युनिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। तो बड़े बड़े जो काम हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में रखे हुए हैं। दूसरे आ गए स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जो इन पे केवल कौन बनाएगा, स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना ही नहीं सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती से यहाँ कानून बना दिया ना, अलाउ नहीं है। स्टेट के सीएम है, सरकार चले जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कहेगी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को या किसी भी जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने कानून बनाए, मना करेगी उनको, वापस लो इस बिल को, ठीक है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुमने कानून कैसे बना दिया। क्या आते हैं इसमें, इसमें आते हैं इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर, कृषि। ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये स्टेट लिस्ट है उसके अंदर आ रहे हैं। पुलिस, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक, ऊपर लिख देते हैं इनको, स्टेट लिस्ट में ही पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। अब व्यापार जो दूसरे देशों के साथ होता है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही आ जाते हैं, लेकिन जो स्टेट के अंदर हो रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। पुलिस, पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट की पुलिस होती है। कभी इंडिया पुलिस नहीं सुनी होगी, ठीक है, इंडिया की आर्मी होती है, इंडिया की सेनाएं जो दूसरे देश हैं उनको सुधारने का काम करती है, ठीक है। पाकिस्तान बीच बीच में बदमाशी करता रहता है तो उसको डोज देने का काम कौन करती है, सेना। अभी एयर स्ट्राइक किया था एयरफोर्स ने, डिफेंस के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। अपने जो ये पायलट हैं वो पाकिस्तान में फंस गए थे उस चक्कर में, सर्जिकल स्ट्राइक चक्कर में। पुलिस स्टेट की होती है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हिमाचल पुलिस, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, ठीक। अब क्या है, इनके अलग अलग हैं। इंडिया में वो जो स्टेट है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पुलिस की होती है। पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखेगी। आर्मी है वो उसके बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम है। आर्मी को इमरजेंसी में बुलाते हैं कंट्री के अंदर, भाई या इलेक्शन के समय कभी कभी बुला लेते हैं, गड़बड़ होने वाली है। पैरामिलिट्री होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, बीएसएफ, ये तो बॉर्डर पे रहती है। तो ये पैरामिलिट्री हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं, और बाकी पुलिस है ये स्टेट गवर्नमेंट में रहती हैं। इरिगेशन, सिंचाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून ही नहीं बना सकती। कृषि, कृषि किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब तुम सोचोगे कि किसान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था एक कृषि कानून, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों कानून बना दिया। उस एग्रीकल्चर में जो मंडियाँ होती हैं, ठीक है, उस मंडियों से रिलेटेड कानून बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसलिए किसान हैं उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के किसानों ने विरोध किया था। तो एग्रीकल्चर मेनली स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, काम है, उसका जो इश्यू है उस पर वो कानून बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती है। तीसरे लेवल के जो लिस्ट है उसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची हिंदी में, समवर्ती सूची। समवर्ती क्या होती है, इन पे दोनों कानून बना सकते हैं, बोथ मेक लॉ, दोनों कौन, सेंट्रल और स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी कानून के ऊपर दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, कोई कानून बनाया और उस कानून के ऊपर दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आमने सामने हो गई, ठीक है, दोनों ने क्या है, हाथ में पत्थर उठा लिए, एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हो गए, अब क्या करें। तो संविधान में ये पता था उनको, जब संविधान बना रहे थे, कि हमारे आने वाले नेता कैसे होंगे,
ठीक है, राजनीतिक पार्टी क्या करेंगी, पहले ही देख लिया था उन्होंने कि इंडिया के लोग कैसे, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रखी थी उन्होंने कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है, तो आने वाले समय भी ये ऐसे रहेंगे। अभी अंग्रेज हैं इसलिए चुप बैठे हुए हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जाएगी फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून में डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है ज़्यादा माइंड होगा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। यही इंडिया के फेडरलिज्म की फीचर्स है। समवर्ती सूची, अब इसमें कौन कौन से कानून आते हैं जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें आएंगे मैरिज, शादी, दोनों कानून बना सकते हैं। अब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि गर्ल्स हैं उनकी मैरिज की जो मिनिमम एज 18 ईयर थी वो इंक्रीज करके कितनी कर दी, 21 ईयर, 21 साल कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, होता भी तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, क्या करना पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। यदि कोई स्टेट बना रहा है तो बना लो, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन नहीं हो वो माना जाएगा। एडॉप्टेशन, गोद लेने के लिए कानून है, ठीक, गोद लेना मतलब किसी के बच्चे नहीं हुए हैं तो वो किसी को गोद ले सकता है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट की जो कारा एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से, या फिर अपने रिलेटिव हैं उनको, तो प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार उसका ही वारिस बनेगा, उसका होगा। इस पे कानून स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। सक्सेशन, उत्तराधिकार, ये हो गया गोद लेना और ये हो गया उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ठीक है। उत्तराधिकार मतलब उनकी डेथ होने के बाद किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। अब किसी ने कुछ भी बनाया, घर बनाया है, उसकी ज़मीन है, दुकान है, कुछ भी, तो उसके मरने के बाद उसके बेटों को जाएंगे, बेटियों को जाएंगे। पहले क्या है, महिलाओं को अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी में, बाद में कानून बनाया कि यदि किसी का एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, तो बराबर प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पहले क्या है, मेल है उनके पास ही जाती थी, फादर है उसकी डेथ हो गई तो मदर के पास नहीं जाती थी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो सीधे उसके बेटे के पास जाते थे, बेटे के बाद फिर उसके जो पोता होता था उसके पास। लेकिन अब क्या है, यदि उसके एक बेटी है एक बेटा है तो दोनों में बराबर 50-50% बटेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उस रेशियो में बांट दें। तो कानून बनाने का स्टेट गवर्नमेंट कानून बना लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। दोनों में टकरार हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे भाई हम पूरे क्या है, इंडिया के राजा हैं, ठीक है, बड़े हैं हम, तुम स्टेट केवल स्टेट तक ही सीमित हो, तो उनको माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी क्लियरली डिफाइन किया गया है, तो इसमें कोई झगड़ने की जरूरत है नहीं। यदि कोई आपस में लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वही सुना देते हैं फैसले, ठीक है, गलत कर रहे हो पेनल्टी वो लगा देता है, नहीं मान रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात, एक बार तो वैसे ही बोलता है वो, और नहीं मानते हैं तो पेनल्टी लगा देता है। फिर उसके बाद रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी लिस्ट या पावर, शक्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट मतलब बची हुई, अब जो बच गई। अब संविधान बनाया था 1949 है, उसमें बन के कंप्लीट हो गया 1949 में। उस समय तक कंप्यूटर हैं वो थे ही नहीं, ठीक है, थे तो इंडिया में नहीं थे, और भी कई ऐसे जो फेसबुक नहीं थे उस समय, सोशल मीडिया के कई जो इश्यू हैं वो नहीं थे। अब उन पे कानून कौन बनाएगा, उन पे कानून बनाने हैं उनकी जो बाकी बच गए, कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कुछ भी नई नई चीज़ आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उससे रिलेटेड है, कोई कानून बनाएगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी। अब रोबोट है, ठीक है, रोबोट बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। अब वो रोबोट है वो तहस नहस कर रहा है, पूरी बिल्डिंग है या लोग हैं उनको परेशान कर रहा है, ह्यूमन बींग है उनके बिल्कुल मारने के लिए तुला हुआ है। तो ऐसे कानून है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी, ठीक है। रजनीकांत ने उनकी मूवी देखी होगी रोबोट और रोबोट 2.0, तो उसमें रोबोट है वो ख़राब हो जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कानून कौन बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है। तो इस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म है वो काम कर रहा है। बाकी आगे का है तो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे।